Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. आज का हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हमने एक तो लास्ट टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल करनी है 9। लास्ट टॉपिक कौन सा था हमारा? एवोगैड्रो नंबर। प्लस हमने एक छोटा सा टॉपिक नया पढ़ना है, मोलर वॉल्यूम। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। Example number 9, 10 gram of phosphoric acid has been dissolved in excess of water to dissociate it completely into ions. हमने चार चीजें निकालनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयन, नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। चार चीजें फाइंड करनी है और हमारे पास डाटा क्या है? डाटा सिर्फ हमारे पास है मैस ऑफ फास्फोरिक एसिड कितना है 10 ग्राम, और दूसरा है मोलर मैस ऑफ फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन है, 3, फास्फोरस का 31 होता है, 31 और 3 34, 4 ऑक्सीजन का 64 होता है, तो ये टोटल 98 बनेगा। ये हमारे पास डाटा है और हमने सबसे पहले मॉलिक्यूल निकालने हैं। मॉलिक्यूल किसके बराबर होते हैं? मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रो नंबर। मैस कितना है 10 ग्राम, मोलर मैस 98, 6.02 10 raised to 23। 10 over 98 को अगर सॉल्व करें तो आंसर आता है 0.11। इसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रो नंबर से तो 6.02 10 raised to 22 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हैं वो मॉलिक्यूल जिसको हमने नेक्स्ट हर जगह पर यूज करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकाल लिए हैं, किससे? 10 ग्राम फास्फोरिक एसिड से। कैसे निकाले? मैस को मोलर मैस से डिवाइड किया, आंसर 0.11 आया और फिर उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं और वो पार्ट है आयंस निकालने। देखें, फास्फोरिक एसिड एसिड है। एसिड क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। फास्फोरिक एसिड कितने हाइड्रोजन आयन देता है? 3। इसका मतलब है अगर फास्फोरस एसिड का फास्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल हो तो हाइड्रोजन 3 गुना ज्यादा होते हैं। यानी जितने हमने फास्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल निकाले हैं उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन आयंस आ जाएंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हाइड्रोजन आयंस आ जाएंगे। 3 से मल्टीप्लाई किया 18 × 10 raised to 22 और ये हो गया 1.8 × 10 raised to 23। अब फास्फेट आयन निकालने हैं। ये हमारे पास फास्फोरिक एसिड है, उसमें एक ही फास्फेट का आयन है। यानी अगर फास्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल हो तो फास्फेट आयन भी एक ही होगा। इसका मतलब है जितने मॉलिक्यूल फास्फोरिक एसिड के होंगे उतने ही उसमें फास्फेट आयन होंगे। तो ये हमारे पास आ जाएंगे, जितने मॉलिक्यूल थे उतने फास्फेट के आयंस आ जाएंगे। इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी आ गए फास्फोरिक एसिड के, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी आ गए और नंबर ऑफ फास्फेट आयन भी आ गए। इससे हम तीसरा पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा पार्ट क्या है? मैसेज निकालें। मैस निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ आयन चाहिए। नंबर ऑफ आयन हम निकाल चुके हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन किसके बराबर है? मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन ओवर आयनिक मैस इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब हमने यहां से निकालना है मैस, तो हम इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे? आयनिक मास को नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन से दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दें और एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड कर दें तो हमारे पास मैस आ जाएगा। देखें, रीअरेंज कर लेते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ये वाले, आयनिक मैस इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई होता दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। इनकी वैल्यूज लगाएं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन हमने एक स्टेप पहले निकाल लिए, 1.8 10 raised to 23। आयनिक मैस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.008। एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 0.3 ग्राम्स। यही फार्मूला अप्लाई करते हुए हम फास्फेट के आयन भी मैस भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ फास्फेट आयन, मैस ओवर आयनिक मैस इनटू एवोगैड्रो नंबर। रीअरेंज कर लें, आयनिक मैस इससे मल्टीप्लाई होगा और एवोगैड्रो नंबर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब नंबर ऑफ फास्फेट आयन हम निकाल चुके हैं, 6.02 10 raised to 22। फास्फेट का आयनिक मैस, फास्फोरस का कितना होता है? 31।
4 ऑक्सीजन का 64 प्लस 31 95 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो ये आ जाएगा 9.5 ग्राम। इस तरह हमारे पास मैसेज ऑफ आइंस भी आ जाएंगे। लास्ट पार्ट है कि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना होगा। देखें, जब फास्फोरिक एसिड डिवाइड होता है, सॉरी डिसॉल्व होता है, आयोनाइज होता है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज 3 आता है और नेगेटिव चार्ज भी 3 आता है। हाइड्रोजन पर +1 है, लेकिन हाइड्रोजन है कितने हमारे पास? 3। एक हाइड्रोजन पर +1 है, 3 हाइड्रोजन पर 3+ हो जाएगा। यानी अगर फास्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल हो तो उसमें पॉजिटिव चार्ज 3 गुना ज्यादा होगा। मींस जितने फास्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फास्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल हमने पहले स्टेप में निकाले थे, तो ये आ जाएगा 18 × 10⁻²2 1.8 10⁻23। अब जितना किसी सोल्यूशन में पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। 3 हाइड्रोजन पे अगर 3+ है तो एक फास्फेट पे 3- है, तो इसका मतलब है जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। सोल्यूशन में चार्ज इक्वल होते हैं। ये थी एग्जांपल जो हमने सॉल्व करनी थी एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड। अब एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं मोलर वॉल्यूम का। मोलर वॉल्यूम नाम से पता चल जाता है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल किसका? ऑफ आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम किसका? आइडियल गैस का। कंडीशन कौन सी होगी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर या प्रेशर के बदलने से वॉल्यूम बदल जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखते हैं ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये वैल्यूज कितनी होती हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और दूसरा होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर, उसको कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है ये कितना टेम्परेचर होता है? 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर होता है ये कितना होता है? ये होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। इसी तरह अगर स्टैंडर्ड प्रेशर देखा जाए तो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm एंड 760 टॉर। अगर रूम टेम्परेचर पर प्रेशर देखा जाए तो हमारा वो भी सेम होता है 1 atm और 760 टॉर। अब कंडीशन चूंकि डिफरेंट है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंट है और रूम टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंट है, तो इसका मतलब है दोनों टाइम्स वॉल्यूम डिफरेंट होगा। यानी जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होगा तो वॉल्यूम और आएगा कितना? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और अगर रूम टेम्परेचर प्रेशर होगा तो आंसर ज्यादा आना चाहिए, 24 डेसीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होने से गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। पहले टेम्परेचर 273 केल्विन था, फिर 298 केल्विन है, तो वॉल्यूम 22.414 से 24 हो जाएगा। इसका मतलब है कोई भी आइडियल गैस हो, हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मीथेन है, कोई गैस जिसको हम आइडियल कंसीडर कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम STP पर 22.414 डेसीमीटर क्यूब आएगा। और अगर आप RTP पर देख रहे हैं या NTP, उसी को कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या रूम टेम्परेचर प्रेशर, तो कितना आएगा? 24 डेसीमीटर क्यूब आएगा। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। 2 ग्राम हाइड्रोजन, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था मोल वाले में 2 ग्राम हाइड्रोजन का 1 मोल होता है। और फिर हमने एवोगैड्रो नंबर में पढ़ा था कि 1 मोल में पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। आज हमने पढ़ लिया 1 मोल का वॉल्यूम STP पर 22.414 होता है। अगर हमारे पास मीथेन हो 16 ग्राम तो उसका भी एक ही मोल होता है, और अगर 1 मोल है तो मॉलिक्यूल भी बराबर होंगे, वॉल्यूम भी बराबर होगा। इसी तरह 44 ग्राम CO2 1 मोल है, 1 मोल है तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे और वॉल्यूम भी सेम होंगे। यानी अगर हमारे पास मोल इक्वल हैं, अगर मोल इक्वल हों तो मॉलिक्यूल और वॉल्यूम इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट्स,
वाई सेम मोलर वॉल्यूम फॉर ऑल गैसेस? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, सब का वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर ही क्यूब ही क्यों आता है? वजह क्या है? इसकी वजह ये है डियर स्टूडेंट्स कि जो masses एंड साइजेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं हैव नो इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम। यानी गैसेस की अगर masses और साइजेस डिफरेंट भी हैं तो वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। वजह वजह ये है द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज 300 टाइम्स ग्रेटर देन देयर डायमीटर। कि जो मॉलिक्यूल है गैस के वो एक दूसरे से 300 टाइम्स दूर हैं अपने डायमीटर से भी। इसका मतलब है मॉलिक्यूल तो बहुत दूर दूर है, वो एक दूसरे को अफेक्ट ही नहीं कर रहे, उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। यही वजह है कि गैस का मैस और साइज इफेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि गैस कोई भी हो, उसका मैस जितना भी हो, मॉलिक्यूल अपने डायामीटर का 300 टाइम्स एक दूसरे से दूर होते हैं, वो इफेक्ट ही नहीं करते एक दूसरे को। इस वजह से सारी गैसेस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम 22.414 ही आता है। इसी तरह एग्जांपल करते हैं इससे रिलेटेड। अ वेल नोन आइडियल गैस इज enclosed in a container having volume 500. Its mass comes out to be 0.72 grams. What is the molar mass? देखें ये साहिवाल 2018, गुजरावाला 17, सरगोदा 17, मुल्तान 17, 18 और भावलपुर 18 में आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास है क्या? सबसे पहले तो डाटा देखना होता है कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले वॉल्यूम है। कितना वॉल्यूम है हमारे पास? 500 सेंटीमीटर क्यूब। और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? मैस। कितना? 0.72 ग्राम। निकालना हमने मोलर मैस है। मोलर मैस हम मोल वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। मोल किसके बराबर होता है? मैस ओवर मोलर मैस। अगर हम इसको रीअरेंज कर लें, मोलर मैस इस तरफ आ जाएगा और मोल इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा मोलर मैस इज इक्वल टू मैस ओवर मोल्स। इस फार्मूले से हम मोलर मैस निकाल सकते हैं। अब देखना होगा हमारे पास क्या है। हमारे पास इस फार्मूले में सिर्फ मैस है। कितना? 0.72 ग्राम्स। हमारे पास मोल नहीं है। अब डाटा जरा आप रिमाइंड करें, डाटे में आपके पास मैस के अलावा कोई चीज है? यस, वॉल्यूम था। कितना? 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम वॉल्यूम के यूज करते हुए यहाँ पर मोल निकाल लेंगे और फिर आंसर निकल आएगा हमारा। मोल कैसे निकालेंगे? देखें, 22.414 सेंटीमीटर क्यूब या 22.414 डेसीमीटर क्यूब था, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर गैस के इतना इतना वॉल्यूम हो तो हमने पढ़ा है उसका 1 मोल होता है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो ये कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय 22.414। हमारे पास कितना है? 500। तो 500 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा 0.0223। यानी हमारे पास गैस के इतने मोल हैं। और जब हमें मोल्स का पता चल जाएगा, हम लास्ट वाले फार्मूले में इसको अप्लाई करेंगे और यहाँ पर देखें मोल्स लगाएंगे कितने? 0.0223। हमारे पास आंसर आ जाएगा 32 ग्राम्स पर मोल। याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था 32 ग्राम मोलर मैस है। किसका मोलर मैस है हमें नहीं पता, क्योंकि मोलर मैस तो कई गैसेस का सेम हो सकता है। जैसे नाइट्रोजन का 28 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 28 होता है, इथीन गैस का भी 28 होता है। तो अगर 28 मोलर मैस आ जाए तो हम नहीं बता सकते ये किस गैस का है। तो बस हमने मोलर मैस निकालना था, दैट वाज 32 ग्राम्स पर मोल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसमें से एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 28 ग्राम नाइट्रोजन। सबसे पहले तो देखना होगा क्या ये नाइट्रोजन का मोलर मैस है। मोलर मैस का मतलब 1 मोल का मैस। N2 नाइट्रोजन का 14 होता है, N2 है तो 14 प्लस 14 कितना आ गया? 28। 28 इसका मतलब मोलर मैस है। अगर ये मोलर मैस 28 है तो मोलर मैस यानी 1 मोल का मैस है, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा फिर? बीटा 22.414। क्योंकि ये मैस 1 मोल का है तो 1 मोल में तो वॉल्यूम इक्वल होते हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह एक और क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम CO2। अब सबसे पहले देखें क्या CO2 का ये मोलर मैस है? नहीं।
CO2 का मोलर मास कितना होता है? कार्बन का 12 है और 2 ऑक्सीजन का 32, तो इसका 44 होता है। तो 44 अगर होता तो आंसर कितना आता? 22.4, क्योंकि 44 होता तो मोलर मास होता, मोलर मास होता तो मोलर मास का वॉल्यूम तो 22.4 होता है। ये मोलर मास नहीं है, कितना है? ये तो 4.4 है। इसका मतलब है ये 44 को 10 पे डिवाइड किया हुआ है। 44 मोलर वॉल्यूम है, उसको 10 से डिवाइड करके 4.4 आ गया। तो आप मोलर वॉल्यूम को भी 10 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा 2.2। तो ये 2.2 इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? गुजरावाला और लाहौर में आया हुआ है। 2 grams of hydrogen, 16 gram methane, 44 gram carbon dioxide occupy separately the volume of 22.414। देखिए सबका वॉल्यूम सेम है, although sizes and masses are different। इनके साइजेस और मैसेज डिफरेंट है। वजह ये है कि मैसेज और साइजेस एक दूसरे वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं ये वॉल्यूम को अफेक्ट करते? क्योंकि मॉलिक्यूल अपने डायामीटर का 300 टाइम्स एक दूसरे से दूर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।